topic of life processes of 10th biology, that is respiratory system. Students, हम सभी को पता है कि हम सभी के लिए रेस्पायर करना क्यों जरूरी है। हम जानते हैं हम ब्रीथ कर रहे हैं, हमारा ब्रीथ इन करना एंड ब्रीथ आउट करना एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है कि यही रेस्पायरेशन है। बट रेस्पायरेशन इतने तक लिमिटेड नहीं है। रेस्पायरेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स, एक बहुत मेजर प्रोसेस है हमारी बॉडी की, जो कि हमें एक सही लाइफ के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए, जो कि एक स्टैंडर्ड उसमें होनी कंपलसरी है। ओके, सो सबसे पहले तो ये बात आती है कि रेस्पायरेशन से एक्चुअली में हो क्या क्या रहा होता है। रेस्पायरेशन में हम क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करते हैं, उनसे क्या क्या जो प्रोडक्ट मिलते हैं या जो बाय प्रोडक्ट होते हैं उनका क्या यूज होता है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। राइट, तो सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि रेस्पायरेशन, अभी तक हमने इससे पहले जब पढ़ा था, हमने पढ़ा है अपना कौन सा, हमने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने यहाँ तक देख लिया था कि ठीक है, जो भी हमारे हम अपना फूड मटेरियल लेते हैं उससे हमें अल्टीमेटली क्या क्या प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं और अल्टीमेटली वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहे हैं। अब बात ये आती है कि जो वो स्टोर हो गए तो उनका रोल क्या होता है, कैसे वो हमारी बॉडी उन्हें यूटिलाइज करती है, उन सब में रोल आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सो अगर मैं इसके बेस पे कैटेगराइज कर रही हूँ, हम 3 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं रेस्पिरेशन को। फर्स्ट वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड वन इज रेस्पिरेशन विद लेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड थर्ड वन इज कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ में जब रेस्पिरेशन हो रहा है। ओके, तो जब हम कह रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन मींस अवायवीय श्वसन, जहां पर कि ऑक्सीजन की बिल्कुल भी प्रेजेंस नहीं है, बिल्कुल भी उपस्थिति नहीं है, वो वाली कंडीशन कहलाएगी एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये कहाँ मिलता है, क्या ये हम में होता है या किस में होता है, जिसके कारण हमें पता है। ये जो मिलता है ये यीस्ट में मिलता है। यीस्ट में जो भी आपका रेस्पिरेशन होता है वो एनारोबिक होता है और उसी के थ्रू जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं, बाय प्रोडक्ट उसमें क्या बनते हैं, जितने भी आपके अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सारे अल्कोहलिक प्रोडक्ट आपके इन्हीं एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण बनते हैं और उनको बनाने के लिए हेल्प इन्हीं यीस्ट की ली जाती है। जैसे एक यीस्ट का नाम इसमें बता देती हूँ, उसे कहते हैं सैक्रोमाइसीस सेरेबेसी। ओके, सो ये हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसमें क्या हो रहा है कि बिल्कुल एब्सेंस है ऑक्सीजन की, हम ऑक्सीजन लेस एनवायरमेंट देंगे, ऑक्सीजन जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंस ही नहीं है हम ऐसा एक एनवायरमेंट देंगे, वहां पर वो यीस्ट जो है वो ग्रो करेगा एंड जो हमारा जो फूड हमने डाइजेस्ट किया था उसके बाद जो हमें अल्टीमेट प्रोडक्ट मिला था ग्लूकोज का, उस ग्लूकोज के जो फर्दर डिवीजन से पायरुवेट बना था, उस पायरुवेट को डाइजेस्ट करके ये क्या करता है, ये किसी टाइप का कुछ अल्कोहलिक सब्सटेंसेस बनाता है प्लस साथ में एनर्जी रिलीज करता है। एक बात कॉमन रहती है, रेस्पिरेशन किसी भी टाइप का हो उसकी जो मेन एक प्रॉपर्टी रहती है वो ये है कि वो एनर्जी रिलीज करता है। हमारी बॉडी में भी जो भी हमारे यहाँ ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, वो होता है एक्चुअली में एनर्जी को रिलीज करने के लिए। अब वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, देखिए हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, इन सब के लिए हमारी मसल्स को एनर्जी की जरूरत होती है और हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी कहलाती है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये होती है हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी और ये एनर्जी करेंसी आपको मिलती है जब ये ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है एक एरोबिक कंडीशन में, तो उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी जाके अल्टीमेटली एक एटीपी को बनाती है, एक एटीपी का प्रोडक्शन करती है। ओके, सो हमने ये बता दिया कि एनारोबिक कंडीशन में क्या हो रहा है, उसके बाद दूसरा हमने कह दिया कि एरोबिक कंडीशन में क्या हो रहा है। तीसरी चीज आती है एरोबिक कंडीशन, यानी क्या होगी जहां पर कि फुल प्रेजेंस है ऑक्सीजन की, जैसे हमारे अंदर है। नॉर्मली जब मैं अभी काम कर रही हूँ, ये इतना ही जो मैं बोल रही हूँ, इसके लिए मुझे जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो मेरे अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना है, उसके लिए जितनी सफिशिएंट ऑक्सीजन चाहिए उतनी मैं ब्रीथ करके ले रही हूँ। तो उसके कारण क्या होगा कि अंदर जो भी ब्रेकडाउन होगा वो एरोबिक ब्रेकडाउन होगा। थर्ड वन इज ऐसी कंडीशन जहां पर कि लेस ऑक्सीजन की कंडीशन हो और वहां पर भी हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है। ये कंडीशन होती है मोस्टली हमारी मसल सेल्स में। देखिए आप इस चीज को आपने खुद भी हो सकता है आप में से बहुत ने खुद भी इसे एक्सपीरियंस कर रखा हो। लाइक अगर
एक्सीडेंटली अचानक की कोई कंडीशन आ रही है हमारे सामने, उसमें क्या हो रहा है कि हमको कोई एक सडनली एक बहुत भारी चीज उठाने को हमसे बोला जाता है, या हमें सडनली हमें बहुत तेज बहुत दूर तक दौड़ना पड़ जाता है, कोई फियर या थ्रेट की कोई ऐसी कंडीशन आती है। तो उस समय क्या होता है, आप जितना आपकी मैं कह सकती हूँ कि आप जितने स्ट्रेंथ आपके नहीं है उतने से भी ज्यादा अगर आप कुछ काम कर देते हैं। अब वो काम कौन कर रहा है? अगर मैं कह रही हूँ आप दौड़ रहे हैं, दौड़ कौन रहा है? आपकी मसल्स आपको दौड़ा रही है। मैंने कहा कि आपने कोई बहुत वेट की चीज उठाई, उसे कौन उठा रहा है? मसल्स, आपकी मसल्स उसे उठा रही हैं। तो एक ऐसी कोई सडन कंडीशन आती है जहां पर कि एक नॉर्मल हमारा जो रिदम बना है कोई काम करने का, उससे ज्यादा हम अचानक में कोई काम करते हैं, तो हमारी मसल्स को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है मतलब मसल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, और मसल सेल के पास में उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता सडन कंडीशन में। तो उसके कारण क्या हो जाता है, हम उठा तो लेते हैं बट उसके बाद बहुत टाइम तक हमें अपनी मसल्स में बहुत पेन सा फील होता है, बहुत एक अजीब टाइप का पेन सा फील होता है। ये पेन फील होता है आपका जो इसी कारण से, क्योंकि वहां पर जो रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस हुई थी वो हुई थी लेस ऑक्सीजन की कंडीशन में। अब देखिए आपकी बुक में भी इसका एक ये दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन दी हुई है। इसमें कैसा होता है, ग्लूकोज है साइटोप्लाज्म में बैठा है, वो ग्लूकोज सबसे पहले टूटता है पायरुवेट एंड एनर्जी में। यहाँ तक का काम आपका साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। ओके, तो साइटोप्लाज्म में क्या हो गया, पायरुवेट प्लस एनर्जी में टूट गया। पायरुवेट होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ग्लूकोज हुआ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, पायरुवेट हो गया आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब इस पायरुवेट के उसमें अब हम 3 टाइप की कंडीशन लेंगे। पहला हमने कहा था एब्सेंस ऑफ O2, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जहां पर हम एनारोबिक कंडीशन कह रहे हैं, जहां पर की ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, ऐसी कंडीशन। तो वैसी कंडीशन कहाँ होती है, वो होती है यीस्ट में, जब हम उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही होती है। ठीक, तो उस कंडीशन में जो आपका पायरुवेट है वो फर्दर ब्रेकडाउन किस में करता है, एथेनॉल में करता है, CO2 में करता है, और एनर्जी रिलीज होती है। देखिए एनर्जी तो हर हाल में, अगर कोई भी प्रोसेस हम कह रहे हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, मतलब उसमें एनर्जी तो रिलीज होगी। तो यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होती है, बट जो साथ में बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्या है, एथेनॉल है और CO2 है। सेकेंड कंडीशन होती है, अब हम आ जा रहे हैं ह्यूमंस की ओर को, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो यीस्ट में हो गई है, ह्यूमंस में नहीं होती एनारोबिक की। अब जो ह्यूमंस में होती है वो 2 ही हो सकती है, एक है लैक ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन, दूसरी है मतलब जितनी सफिशिएंट ऑक्सीजन है उसकी कंडीशन, जिसे हम एरोबिक कंडीशन भी कहते हैं। तो ऑल्दो ये दोनों के दोनों एरोबिक कंडीशन में आएंगी, लेकिन एक जगह पे ऑक्सीजन जितनी हमें सफिशियंट जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, उससे कम है। तो जब एक ऐसी कंडीशन आती है, मोस्टली जैसे मैंने कहा कि मसल सेल में ही हमारे वो कंडीशन आती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो ऐसी कंडीशन में जो बाय प्रोडक्ट बनता है, एक तो एनर्जी रिलीज होगी ऑब्वियसली, प्लस साथ में जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो होता है लैक्टिक एसिड, और यही लैक्टिक एसिड है जिसके कारण आपको आपकी मसल्स में वो पेन फील होता है। ठीक है, इस कंडीशन में आपको एनर्जी तो मिलती है, लेकिन उस एनर्जी की जो क्वांटिटी होती है वो एक प्योर एरोबिक कंडीशन, जिसमें कि ऑक्सीजन पूरी तरह से आपके पास अवेलेबल है, उसके कंपैरेटिव मसल सेल में होने वाले लेस ऑक्सीजन के साथ जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है उसके कंपैरिजन में वहां पर कम एनर्जी जो होती है रिलीज होती है। मसल सेल में कम एनर्जी रिलीज होती है, जबकि जब क्योंकि वहां पर साथ में लैक्टिक एसिड एक बाय प्रोडक्ट बन जा रहा है। ओके, तो थर्ड कंडीशन है जहां पर की एक फुली प्रेजेंस है ऑक्सीजन की, और ये कंडीशन हमेशा होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारी बॉडी का उसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, या आप लोगों ने 9th में भी आई थिंक पढ़ रखा होगा। तो पावर हाउस ऑफ द सेल है, वहां के अंदर ये पायरुवेट जाता है, वहां पर एक प्रॉपर वे में इसका ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होकर क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है CO2, सेकंड प्रोडक्ट बनता है वाटर, एंड थर्ड प्रोडक्ट होता है जो एक बहुत लार्ज अमाउंट पे एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी जो क्या करती है, अल्टीमेटली ये ATP को सिंथेसाइज करती है, और वही ATP जो है वो हमारी जितनी भी हमारी प्रोसेसेस हो रही हैं, हमारा दौड़ना, भागना, चलना, बोलना, सब कुछ जिसके लिए भी हमें एनर्जी लगानी पड़ रही है, एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, उन सब में यही ATP जो है वो यूज होता है। ओके, यहाँ तक की तो प्रोसेस हो गई। हमने जैसे एक नॉर्मल कह दिया कि रेस्पिरेशन में क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं और कैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ तक की प्रोसेस हो गई। अब हम बात करते हैं कि जब हम केवल आ जाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन पे, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन ही है जो हमारे अंदर और प्लांट्स के अंदर हो रहा है। हम दोनों में से कोई भी ऐसे नहीं है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हो। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में पहले हम बात कर लेते हैं प्लांट्स की, कि प्लांट में एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, वहां पर क्या प्रोसेसेस होती हैं जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज। देखिए रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के साथ में एक्सचेंज करती है, यही तो होता है अगर हम बेसिक लेवल पे देखें। तो प्लांट में भी ये प्रोसेस होती है,
कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ऑक्सीजन है वो आपस में एक्सचेंज हो रही होती है। अगर हम डे टाइम में देखें, ठीक है, डे टाइम में जब भी हम देख रहे हैं तो डे टाइम में क्या होता है, प्लांट में क्या प्रोसेस हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक, उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एक प्लांट को जो हमेशा नीड रहती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की रहती है, सो दैट कि वो अपना फूड प्रोडक्ट बना सके। ऑक्सीजन की नहीं रहती है, इसीलिए वो ऑक्सीजन को रिलीज करना होता है। तो ये जो भी इसका मैकेनिज्म है कार्बन डाइऑक्साइड को लेने और ऑक्सीजन को रिलीज करने का, इसका मेन फंक्शन कौन कर रहा होता है, स्टोमेटा कर रहे होते हैं, जो कि मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंस रहते हैं एक लीफ की डाउन साइड पे, एक पत्ती की निचली सतह की ओर को सबसे ज्यादा प्रेजेंस रहते हैं। और जो आपको ग्रीन अगर स्टेम कहीं पर दिखता है, तना जिसका ग्रीन दिखता है, उसमें भी एक और लेस नंबर में लेकिन स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं, बहुत लेस नंबर में होते हैं। ओके, तो ये क्या कर रहा है, ये इस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, स्टोमेटा ओपन होते हैं, गैसियस एक्सचेंज होता है जो एक सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। इसमें कोई एक्स्ट्रा मतलब कोई एक बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लग रहा होता है, एक नॉर्मल से वो टेक्निक चल रही है डिफ्यूजन, जिसमें क्या हो रहा है, एक गैस दूसरी गैस के साथ में एक्सचेंज कर ले रही है, तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है, जितने अमाउंट में ऑक्सीजन बाहर निकलती है सेम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाती है। ये तो हो गया डे टाइम। अब जब नाइट टाइम होता है, नाइट टाइम में जो हमारे प्लांट्स भी होते हैं वो रिस्पायर करते हैं, वो सांस लेते हैं। तो नाइट टाइम में डे टाइम का बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन चलता है। उस समय क्या होता है कि जितने भी ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट में है उस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को वो अंदर लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल उनके पास अंदर बचे होते हैं उन्हें वो बाहर करते हैं, सो दैट कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अंदर आए और उनमें भी यही एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो सके। उन्हें भी एनर्जी चाहिए, प्लांट को भी एनर्जी चाहिए, हर किसी को एनर्जी चाहिए, उन्हें भी अपने फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो उन्हें भी अपने अंदर जो भी उनका स्टोर्ड फूड है उसको ब्रेक डाउन करना होगा, इसलिए उनको भी ऑक्सीजन की नीड होती है। ये हो गया आपका प्लांट के केस में। हाँ, प्लांट के केस में एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट डे टाइम में क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं। बट जितने भी आपके ऐसे प्लांट हैं जो कि डेजर्ट एरिया में मिलते हैं, तो उन प्लांट्स में क्या होता है, उनके लिए इम्पॉसिबल है कि वो डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले सके और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ सके। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है, सेम टाइम पे स्टोमेटा ओपन किसके कारण हो रहे होते हैं, इवेपोरेशन करने के लिए, जो अंदर उनका एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर होता है उसको इवेपोरेट करने के लिए। बट अगर वो एक डेजर्ट एरिया में है तो बड़ी मुश्किल से प्लांट जो है वो पानी को इकट्ठा करे रहता है, इसलिए कभी भी वो डे टाइम में उसके स्टोमेटा ओपन नहीं होते। क्योंकि अगर वो डे टाइम में ओपन होंगे तो क्या होगा, जो भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से स्टोर किया हुआ उनका वाटर है वो भी बाहर चले जाएगा। इसीलिए जो भी डेजर्ट एरिया के प्लांट्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस रात को होती है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर तक तो हमने कह दिया कि प्लांट्स में कैसे हो रहा है, प्लांट्स में ऐसे कौन कौन से काम हो रहे हैं, राइट। अब हम बात करते हैं एनिमल की। देखिए, एनिमल के लिए अभी डायग्राम में मेरा थोड़ा सा ऐसी है कि मैंने रफ डायग्राम बना रखा है, बट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनिमल में क्या अलग अलग टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं या क्या उनमें कोई डिफरेंस होता है रेस्पायर करने के तरीकों में। तो हाँ, डिफरेंस होता है। देखिए, टेरेस्ट्रियल एनिमल और एक्वेटिक एनिमल जो जमीन पे रह रहे हैं या मैक्सिमम टाइम जमीन पे रहते हैं, बाहर हवा में सांस ले रहे हैं, वो वाले हो गए। और एक्वेटिक हो गए वो जो कि पानी के अंदर ही रहते हैं, वो बाहर नहीं आते। ओके, तो जितने भी कौन से पानी के अंदर रहने वाले जितने भी आपकी फिशेज होती हैं वो सारी। तो इन फिशेस में क्या होता है, ये आप लोगों ने बहुत बचपन से पढ़ा होगा, इनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ये क्या कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो क्या मतलब है, गिल्स क्या बाहर को निकल के वहां से सांस लेते हैं? नहीं। प्रोसेस ये होती है कि जितने भी आपके एक्वेटिक एनिमल हैं ये पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को ही ये इनटेक करते हैं। एक फिश जो है, जैसे मैं आपको एक फिश का एग्जांपल लेके बता रही हूँ, एक फिश एक पॉन्ड के अंदर है, वो क्या करेगी, अपना माउथ ओपन करेगी, पानी को एक साथ अंदर ले लेगी, पानी अंदर लेके वो उसे फोर्सफुली भेजती है अपने गिल्स की ओर को। ओके, गिल्स में वाटर, ऐसा वाटर जिसमें कि क्या है, डिजोल्व ऑक्सीजन है, ऐसा वाटर उनके गिल्स में पहुंचता है जहां पर से उस जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको उसमें से उस ऑक्सीजन को लेते हैं और अपना जितना उनका सर्कुलेटरी सिस्टम से के थ्रू वो उसे अलग अलग ऑर्गन्स में भेज देते हैं, और बाकी वाटर जो है जिसमें कि अब ऑक्सीजन नहीं है उसको वो बाहर कर देते हैं। ये होता है तरीका एक फिश के अपना ब्रीथ करने का, या हम कह रहे हैं रेस्पायर करने का। अब एनिमल पे आ जाते हैं, मेन हम ह्यूमंस पे आ जाते हैं। ह्यूमंस के उस पास एक पूरा वेल डिफाइंड एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टार्ट होती है आपकी नोज से, नाक से आप सांस ले रहे हैं ना, तो नोज से आपकी स्टार्ट होती है, नेजल पासेज आपका जो होता है यहाँ पर के थ्रू आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट कर रहा है।
इसके बाद दूसरा होता है, देखिए आप कई बार मुंह से भी तो सांस लेते होंगे, करिए, आपको अंदर को भी आप ऐसे सांस ले सकते हैं, मुंह के रास्ते भी ले सकते हैं। तो एक हम नेजल पैसेज को कहते हैं, दूसरा हम माउथ कैविटी को भी हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट कहते हैं, क्योंकि जब हमें जरूरत पड़ती है हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं। ओके, ऑल्दो जो मेन ऑर्गन है वो नाक है, जिसके थ्रू हम सांस हमें ब्रीथ अंदर करना चाहिए, बट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंटल कंडीशन आप मुंह से भी ब्रीथ कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड थिंग आती है वो होती है आपकी फेरिंग्स, गले के पास में नीचे की ओर को एक थोड़ा सा अंदर गड्ढे वाला जो अंदर की ओर को कहेंगे हम स्पेस आता है, उस वाले को कहते हैं आप फेरिंग्स। उसके जस्ट नीचे लैरिंग्स, जो आपका बाहर को उभरा हुआ पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं लैरिंग्स। ओके, उस लैरिंग्स के ठीक नीचे आता है ट्रैकिया। ये ट्रैकिया क्या करता है, यहाँ पर से आपका जो जितना भी एयर की पैसेज होती है, ट्रैकिया और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मिलके ये एक इजी गोइंग बनाते हैं जितना भी एयर की पैसेज है उसे। ओके, उसके बाद में आपके पास क्या है, आपके पास दो लंग्स हैं और उन दो लंग्स के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली आप रेस्पायर कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम इन लंग्स के उसमें जाके देख लिए, एक को हम ले रहे हैं, उस एक लंग्स में जाके अंदर को हम देख रहे हैं, तो एक सबसे पहले दो और को जो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के साथ में नीचे को आ रहा है विंड पाइप, ये विंड पाइप अल्टीमेटली जाके दोनों लंग्स की ओर को डिवाइड होता है। उस जब वो दोनों ओर को डिवाइड हो रहा है, एक पाइप टाइप का आप इमेजिन करिए, दो ओर को डिवाइड हो रहा है, तो उस एरिया को हम कहेंगे ब्रोंकाई। उसके बाद ये जो ब्रोंकाई है अंदर जाके ये अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, उसे कहते हैं ब्रोंकियोल्स। यही ब्रोंकियोल का एक आपको एनलार्ज जो व्यू होता है अलग से आपको दिया गया है, जिसमें आपको क्या दिख रहा होता है, आपको इसमें आपके एल्वियोलाई दिख रहे होते हैं। और एल्वियोलाई ही हमारी बॉडी के सबसे मेन वो पोर्शन है जिनके थ्रू हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो रहा होता है। अब हम इन सारे डायग्राम को छोड़ रहे हैं, अब हम केवल हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कैसे कर रहा है। देखिए, हमने सबसे पहली बात यह है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ में जुड़ के। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों जुड़ता है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में एक ओर से प्योर ब्लड जो है हमारी बॉडी को मिल रहा होता है, तो दूसरी ओर से जितनी भी, जैसे अभी हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा था कि ग्लूकोज से पायरुवेट बन के उसके बाद जब अल्टीमेटली वो ब्रेकडाउन हुआ था तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी। ऐसे ही अलग अलग प्रोसेसेस में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पूरी बॉडी में कहीं भी रिलीज हुई होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को वेन्स के थ्रू हमारे हार्ट के पास लाया जाता है, और हार्ट से फिर क्या होता है, वो हमारे लंग्स के पास में जो ये एल्वियोलाई हैं उन एल्वियोलाई तक पहुंचाया जाता है। इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है कि एल्वियोलाई है, ये मानिए एक एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है दिस वन। इसके बाहर से यहाँ पर एक ऐसी, ये जो मैंने आपको एक पाइप टाइप पे जाते हुए दिखा रखा, ये मानिए कि ये ब्लड कैपिलरी है। क्या है? ब्लड कैपिलरी। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी है, अंदर हमने कहा ये एल्वियोलाई है। इस एल्वियोलाई में क्या हो रहा है, बाहर से जब गैस आ रही है तो इसमें कौन सी गैस आ रही है, सबसे ज्यादा जो गैस होगी, देखिए आएगी कार्बन डाइऑक्साइड भी, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन इसमें किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। जबकि जो ब्लड कैपिलरी इस एल्वियोलाई के चारों ओर से होते हुए जा रही है, इसमें होता है इम्प्योर ब्लड। कौन सा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मीनिंग क्या हुआ, इस इम्प्योर ब्लड का मीनिंग हुआ इसमें क्या है, हाई CO2 कंसेंट्रेशन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज्यादा है, इस ब्लड में CO2 बहुत ज्यादा है, अंदर एल्वियोलाई के अंदर जो गैस भरी पड़ी है उसमें O2 का कंसेंट्रेशन हाई है। तो अब क्या होता है, यहाँ पर भी एक गैसियस एक्सचेंज होता है, एक सिंपली उसमें यह रहता है कि ऑक्सीजन तो आपकी इधर को आते जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एल्वियोलाई के अंदर जाते जाती है। जैसे जैसे ये ब्लड आगे को मूव कर रहा है, ऑक्सीजन अंदर आते जाएगी, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर जाती जाएगी, ऐसे। ठीक है, और उसके बाद ये ब्लड यहाँ से पास होगा, तो यहाँ पर से जो ब्लड बिल्कुल उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, वो यहाँ पर से बाहर निकलने तक वो ऑक्सीजन रिच होकर निकलता है। अब बात आती है कि फिर इसमें ऑक्सीजन इसके अंदर आती कैसे है, क्या कोई एलिमेंट है जो इसमें काम कर रहा होता है? यस, आपने एक वर्ड का नाम सुना होगा, हीमोग्लोबिन। तो जो ये हीमोग्लोबिन होता है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें बहुत हाई बाइंडिंग कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन के लिए।
ठीक है। तो हाई बाइंडिंग कैपेसिटी अगर उसकी ऑक्सीजन के लिए है, इसी हीमोग्लोबिन ब्लड का ही पार्ट है वो, इसी से मिलके क्या होता है, इसी में तो ये लेके आता है, यहाँ से इम्प्योर आ रहा है, मतलब कि इसमें केवल इस ब्लड में केवल कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो हीमोग्लोबिन है जिसे हम नॉर्मली जब शो करते हैं ब्लू कलर से शो कर रहे होते हैं उस ब्लड को, तो उसका मतलब होता है, ब्लू कलर से शो करने का मीनिंग होता है कि ऑक्सीजन लेस ब्लड है। तो वो जब यहाँ पर आ रहा है हीमोग्लोबिन की, मैंने कहा कि हाई बाइंडिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन के लिए, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आएगा, हीमोग्लोबिन में बाइंड होगा, हीमोग्लोबिन के साथ में ये प्योर ब्लड जो है, जो ब्लड एक ऑक्सीजन रिच ब्लड हम इसे बेटर कह सकते हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड यहाँ से वापस जाने लगता है, सो दैट कि वो हार्ट के पास जाए, और उसके बाद हार्ट में जाके उसे अगेन आर्टरीज के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स तक भेजा जा सके। तो यहाँ पर इस प्रोसेस के थ्रू क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गई आपकी एल्वियोलाई की, कैसे एल्वियोलाई काम कर रहा है, और एल्वियोलाई के काम करने से कैसे एक प्योर ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिक्स हो रही है। अब यहाँ पर तक की चीज हो गई, हमने कहा ऑक्सीजन यहाँ चले गया है, ब्लड में चला गया है, ये ब्लड कैपिलरी है, इस ब्लड कैपिलरी के थ्रू ब्लड में चला गया ऑक्सीजन, अंदर रह गई है CO2। जैसे ही अंदर CO2 का कंसेंट्रेशन जो है वो हाई होता है, तो क्या होता है, यहाँ से जैसे हमने इनब्रीथ किया, आपने कभी नोटिस किया, उसके बाद हम खुद ही आउटब्रीथ करते हैं, हम बाहर को खुद ही अपनी जो सांस होती है वो बाहर को भी फेंकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अंदर ही ले रहे हैं। अंदर को हमने लिया, जब अंदर सारी ऑक्सीजन, सोचिए मैंने इनब्रीथ किया, अंदर को लेने के बाद में क्या होगा, लंग्स में वही प्रोसेस चली, एल्वियोलाइज के पास से होके कैपिलरीज ने क्या करा, प्योर ब्लड मतलब जो भी ऑक्सीजन है उसको अपने में डिसॉल्व किया, कार्बन डाइऑक्साइड को मेरे एल्वियोलाई में छोड़ा। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन अंदर हाई होता है, ऑटोमेटिकली मैं आउटब्रीथ करूंगी, क्योंकि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसेंट्रेशन है वो बहुत हाई हो चुका है, जबकि ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन नहीं रह गया है, राइट। तो अब मैं आउटब्रीथ कर दूंगी, उसके बाद जैसे ही आउटब्रीथ होगा मैं इनब्रीथ भी दोबारा जरूर करूंगी। तो यही प्रोसेस लगातार चलते रहती है, और इसी प्रोसेस के थ्रू जो रेस्पिरेशन की हमारे कंप्लीट एक साइकिल होती है वो लगातार चल रही होती है, और ये रेस्पिरेशन की साइकिल लगातार चलती है, इसमें कोई बीच में ऐसा नहीं होता कि हम बीच में रेस्पायर करना रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हम कहते हैं कि रोक लेंगे, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो हाफ सेकंड तक रोक सकता है, या कोई मैक्सिमम किसी को योगा वगैरह की बहुत ज्यादा आदत है वो 1 मिनट तक रोक सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं रोक सकता, उसे अंदर को इनब्रीथ करना ही करना पड़ेगा। ओके, तो ये प्रोसेस हो गई आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए आपके मेन हमने जो ऑर्गन्स हैं, हाँ इस ऑर्गन इसके साथ में एक डायफ्राम का भी एक बहुत मेन रोल होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्योंकि डायफ्राम जब भी फैलता है या सिकुड़ता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है या वो अपने को रिलैक्स करता है, उसके बेस पे ही हमारे लंग्स जो है वो या तो वो बाहर को हवा छोड़ते हैं या अंदर को करते हैं। कैसे करते हैं, जब हमारा नॉर्मल जो उसमें कहें हम नॉर्मल स्ट्रक्चर में जब एक रिलैक्स मोड में है, मान लीजिए डायफ्राम केवल इतना सा स्ट्रक्चर, ओके, इसके बाद क्या होगा, डायफ्राम जो है वो रिलैक्स होना स्टार्ट करेगा, यानी कि वो ढीला पड़ेगा, तो मतलब अब वो ज्यादा स्पेस घेर रहा है, क्योंकि अब वो सिकुड़ा हुआ नहीं है, पूरा अपने को रिलैक्स कर दिया है उसने, तो अब वो चौड़ा हो गया। जब ये डायफ्राम जो है ये अपने को पूरा फुल स्पेस तक ले आता है, तो ये प्रेशर डालता है हमारे लंग्स पे, कि इसके कारण लंग्स जो है वो ऊपर की ओर को, मतलब वो अब कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। अब अगर लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, यानी अब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो सिंपल मीनिंग है कि बाहर से हम अंदर को हवा लेंगे, सो दैट कि हमारे लंग्स नॉर्मल स्टेज में आ सके। ठीक है, ये नॉर्मल स्टेज में आएंगे तो डायफ्राम क्या होगा, अगेन अपना कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में चला जाएगा। इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में चला गया, एयर अंदर आ गई, अंदर जितने भी हमारे ऑक्सीजन मिक्स होने हैं ब्लड में वो प्रोसेस हुई, उसके बाद अगेन ये रिलैक्स होगा तो डायफ्राम, ये हमारे जितने भी लंग्स हैं ये फिर से अगेन कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जितने भी हमारे लंग्स के अंदर की हवा है वो बाहर जाएगी, और वहां से हम प्योर ऑक्सीजन को अंदर लेंगे। ये प्रोसेस हो गई आपकी कंप्लीट, जो हम कह रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं, आप पूछेगा, हम आंसर करेंगे, चाहे वो आप चाहे तो हमें डायरेक्ट यूट्यूब पे ही क्वेश्चन कर लें, या आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंटिन्यू।